શું સ્ટેટ એજ્યુકેશન બોર્ડે અપનાવેલ નવી પદ્ધતિ વિદ્યાર્થીઓ અને ટીચર્સ માટે પુરવાર થશે અસરકારક? કયા કયા છે આ બદલાવો? દરેક ધોરણના વિષયોમાં કયા કયા થશે ફેરફારો? નવું શૈક્ષણિક સત્ર આવી રહ્યું હોવાથી શું તમને વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને ટીચર્સ સતાવી રહ્યા છે આ પ્રશ્નો? તો આ વિષય ઉપર માહિતી આપવા યાજ્ઞિક એજ્યુકેશન ગ્રુપના પ્રિન્સિપલ નીતા મિશ્રા રહેશે ઉપસ્થિત અમારી સાથે રવિવારે 22 માર્ચે બપોરે 2 કલાકે ગુજરાત ન્યૂઝ પર, ચેનલ નંબર 264। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજની અમારી આ વિશેષ રજૂઆતમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે નીતા મિશ્રા મેડમ કે જેઓ યાજ્ઞિક સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ છે। આજે એમની સાથે જે વિષયને લઈને ખાસ આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે તો ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા જે એક મોટો ફેરફાર લાવવામાં આવ્યો છે બાળકોના કરિક્યુલમને લઈને એ છે કે હવે જે રીતે કહી શકાય કે પરીક્ષા પૂર્ણ થયા પછી નવા જે ટર્મ છે એની શરૂઆત થઈ જશે। એના પછી ઉનાળુ વેકેશન આવશે એટલે ટૂંકમાં CBSE રિલેટેડ જે કરિક્યુલમ છે અને જે શિડ્યુલ છે એ નાખવા માટે જઈ રહ્યા છે। ટર્મની શરૂઆત નવી થશે। શું છે આ નવી ટર્મ, કયા નવા ચેન્જીસ આવ્યા છે, આ બધાને લઈને આજે આપણે ચર્चा કરીશું આ विशेष कार्यक्रम ની અંદર। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि GSSB ने जो भी नए चेंजेस लाए वो क्या है और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होंगे? Sure. See, the most important change is that GSEB, Gujarat Secondary Education Board, has now adopted CBSE curriculum. CBSE curriculum का मतलब ये है that we will change the tenure of vacation. इसका मतलब क्या होता है? Like पहले क्या होता था, गुजरात बोर्ड में एग्जाम्स होते थे अप्रैल एंड में और उसके बाद मई में वेकेशन हो जाता था। 1 month, 1.5 month डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल उतना वेकेशन रहता था और बाद में स्कूल खुलता था मिडल ऑफ द जून, दैट इज 15th जून में। अब क्या होगा, एवरीथिंग हैज बीन शिफ्टेड अर्ली। इसका मतलब ये है कि एग्जाम्स एंड होंगे मार्च में एंड इमीडिएटली अप्रैल बिगिनिंग में नया सेशन शुरू हो जाएगा। तो बिफोर द स्टूडेंट्स गो फॉर वेकेशन, CBSE बोर्ड की ही तरह वो लोगों को 18 से 24 दिन के टीचिंग डेज मिलेंगे। सो बिफोर दे गो फॉर वेकेशन वो लोग नेक्स्ट ईयर की शुरुआत कर देंगे, उसका सिलेबस पढ़ना शुरू कर लेंगे। दैट इज व्हाट वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम CBSE। जी जी, इसी के साथ जिस तरीके से ये जो चेंजेस है जो अडॉप्ट किया है, ये चेंज मेजरली क्या फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि कौन से स्टूडेंट्स को ये फ़र्क महसूस होगा, मतलब कौन से स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी और किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, ये जो इम्प्लीमेंट होने वाला है दिस इज राइट फ्रॉम 3rd स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। तो इम्प्लीमेंट तो सभी के लिए हो रहा है। अब एज अ स्टूडेंट क्या चेंजेस आएंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था गुजरात बोर्ड में कि जैसे ही एग्जाम खत्म हुई, इट इज लाइक द चाइल्ड हैज टेकन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम स्टडी। 1.5 महीना कोई पढ़ाई नहीं करनी। जून में जब वो वापस आते थे, 15th ऑफ जून, 16th ऑफ जून स्कूल खुलती थी, दे वेर ऑलमोस्ट कमिंग विद अ मेमोरी लॉस लाइक एन एलियन ऑन द प्लैनेट। कुछ पता नहीं कि लास्ट टाइम क्या पढ़ा, क्योंकि 1.5 महीने तक उन्होंने बुक्स को हाथ ही नहीं लगाया। तो दिक्कत होती थी उनको वापस वो इनर्शिया से बाहर लाने में कि नाउ यू हैव टू स्टडी अगेन। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज, अगर आप टर्म देखोगे पूरा एनुअल टर्म, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। एक होता है फर्स्ट टर्म जो शुरू होता था जून से और एग्जाम्स होते थे सितंबर एंड में। अब इसमें सिर्फ 85 वर्किंग डेज मिलते थे, क्योंकि एक तो स्कूल लेट शुरू हो रहा है, दूसरा बच्चा बिल्कुल भी टच में नहीं है एजुकेशन से, तीसरा मॉनसून का महीना होता था तो कभी कभी बारिश को लेकर भी वर्किंग डेज कम हो जाते थे। इसका एडवांटेज ये होगा कि अब आपको फर्स्ट टर्म में भी 100 जितने वर्किंग डेज मिलेंगे। दूसरा, जब बच्चा वापस आ रहा है तो ऑलरेडी एकेडमिक ईयर तो शुरू हो चुका है, तो वेकेशन में दे हैव इनफ मटेरियल टू स्टडी। वी आर नॉट स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। So in a way, this will bridge the gap between previous standard and the new academic session. So it is positive that way. इसी के साथ जिस तरीके से आपने बोला कि जो करिकुलम है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहला पैनिक लोग यही चीज़ से कर रहे हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद फिर से पढ़ना होगा, नई चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, फिर वेकेशन, ये सारा जो माइंडसेट है, क्योंकि सालों से जो चीज़ चलती आ रही है, हमने सोचा है कि चलो एग्ज़ाम ख़त्म होगी, लंबा सा वेकेशन होगा, उसके बाद स्कूल जाएंगे नई स्कूल में और नई चीज़ें जो होगी एडमिशन्स को लेके और वो सबको लेके भी इस साल बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। तो 2020 में जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, स्टेट बोर्ड ने कौन सी पॉलिसीज़ इसमें लाई हुई और क्या चेंजेस वो लोग करने वाले हैं? इसमें क्या हो रहा है कि ये जो डिसीजन आया ये तो अच्छा ही है। इन द लॉन्ग रन CBSE इज ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजी एंड इट इज बेटर देन स्टेट बोर्ड मेथोडोलॉजी।
लेकिन जब आप टेक्निकली व्हेन यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। जैसे हमने कुछ प्लान किया हुआ था, एक एनुअल प्लानिंग होती है टीचर्स की कि हम इस महीने में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इतने डेज रिवीजन के लिए देंगे, फिर क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन, फिर एग्जाम के बाद भी बच्चे का काम खत्म हो गया पर टीचर का तो खत्म नहीं हुआ ना। रिजल्ट प्रिपरेशन इटसेल्फ इज अ बिग जॉब। तो ये जो एकदम से आ गया कि नहीं अभी मार्च में एग्जाम ले लो, अप्रैल में नया सेशन शुरू करो, तो टीचर्स के लिए ये बहुत बड़ा बर्डन रहा है एंड दे हैव बीन रियली रनिंग अप विद द थिंग्स। तो शायद क्वालिटी का उतना ध्यान ना रख पाए हों। तो दैट इज़ वन थिंग कि इट हैज़, अगर ये थोड़ा सा एडवांस में आया होता सर्क्यूलर और इसको इम्प्लीमेंट करने के पहले 6 मंथ्स मिले होते तो शायद ये बेटर इम्प्लीमेंट हो पाता। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम छोटे बच्चे देखें, जैसे 3rd स्टैंडर्ड से लेटर से 7th स्टैंडर्ड तक के बच्चे, उनके लिए ये थोड़ा सा अडॉप्ट करना मुश्किल होगा कि अरे यार अब तो वेकेशन में भी मम्मी पापा पीछे पड़े रहेंगे कि 3-3 चैप्टर्स तो चल गए हैं ना, व्हाई डोंट यू रिवाइज देम। तो वो जो पहले वाला समर वेकेशन मिलता था बड़ा सा, वे द चाइल्ड इज दे कैन अफोर्ड टू बी विद जीरो लर्निंग, वो अब नहीं हो पाएगा। बट इन अ वे मैं तो टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से यही बोलूँगी कि लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सिर्फ एग्जाम के लिए क्यों पढ़ना है? आज मैंने कुछ नया सीखा तो मुझे उसको रिवाइज करते रहना है, इम्प्लीमेंट अप्लाई करते रहना है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो गई पढ़ाई खत्म। इट शुड कंटिन्यू। वेकेशन में भी वाई कांट आई टेक जस्ट जनरली मैथ्स टेक्स्ट बुक एंड सी कि चलो क्या नया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि सीबीएसई करिकुलम इज़ बेटर देन स्टेट बोर्ड। एक गैप नहीं हो जानी चाहिए लास्ट एकेडमिक ईयर और नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के बीच में, कंटिन्यूएशन रहना चाहिए, वो अब रह पाएगा। जी जी जी। इसी के साथ जिस तरीके से जो नया चेंज आया है कि अप्रैल के बदले अभी मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगी और अप्रैल में नया करिकुलम स्टार्ट होने के बाद बीच में वेकेशन आएगा। इस साल की हम बात करें 2020 में ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी, क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम्स जो है वो अप्रैल में ही लिए जाने वाले हैं। इसके बाद किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा ये, और सबसे बड़ी बात है जो पेरेंट्स का कंसर्न है, जो लोग स्कूल चेंज करना चाहते हैं, एडमिशन का प्रोसेस और वो सब किस तरीके से होगा फिर, और आगे वाले सालों में भी एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होगा और किस तरीके से फिर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद तुरंत ही क्लास चालू होने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेसेस वैसे भी लाइक मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल्स अपना एडमिशन प्रोसेस दिसंबर में ख़त्म कर लेते हैं जी। स्टेट बोर्ड में जनरली कोई टाइमिंग नहीं होती है, बच्चा कभी भी आके एडमिशन ले लेता है। तो अब हमको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा अपना एडमिशन प्रोसेस, लाइक यू कंप्लीटेड बाय लेटेस्ट बाय जनवरी। हाँ, जो एक्सट्रीम केसेस हैं कि कोई जैसे ट्रांसफ़र होके आ गया या ऐसा कुछ है, तो उन केस में भी दिस विल बी वैल्यूएबल। क्यों? क्योंकि समझो बच्चा किसी और स्कूल से आ रहा है या किसी और स्टेट से भी आ रहा है। अब सारे इंडिया में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फॉलो होने वाली हैं, तो वो दिल्ली से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे विल बी स्टडिंग द सेम टेक्स्ट बुक। तो उस तरह से जो यूनिफॉर्मिटी आई है वो बच्चे के लिए एडवांटेजियस है। पर हाँ, इसको एडवांटेजियस बनाए रखने के लिए टेक्निकली प्रैक्टिकली हमको अपने एडमिशन प्रोसीजर्स को दिसंबर में वाइंड अप कर लेना होगा। ऐसे जून में हम स्कूल ढूंढते नहीं बैठ सकते। इसी के साथ जिस तरीके से आपने बोला कि वैकेशन आने से पहले 15 से 20 दिन का एक स्टडी प्रोसेस होगा और उसके बाद वैकेशन शुरू होगा, बच्चों के लिए ये कितना मतलब इम्पॉर्टेंट है और कितना बेनिफिटेड रहेगा कि अगर पहले ही वो लोग पढ़ ले और उसके बाद वैकेशन हो? बच्चों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि देखो एक उनका ये मज़ा तो जा रहा है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ना बुक्स की शक्ल नहीं देखनी, तो ये मज़ा उनको अब नहीं मिलेगा। उनको एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 2-3 दिन के ब्रेक के बाद वापस स्कूल आना पड़ेगा। लेकिन उनको एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वेकेशन पे जाने से पहले अगर कुछ प्रिपेयर करना है तो वो मटेरियल उनके पास हैं, वो कंसेप्ट्स उनके पास हैं। बट अगर हम एग्ज़ाम लाइक टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिर्फ करिकुलम नहीं बदला है, टेक्स्ट बुक्स भी बदली हैं। अगर आप कंपेयर करें कि स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स और सीबीएसई बोर्ड की टेक्स्ट बुक, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लाइक स्टेट बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी बेस्ड है। आप बोर्ड एग्ज़ाम्स ले लो या लोअर क्लासेस भी ले लो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टीचर्स आर नॉट टैलेंटेड, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। बट एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि ये जो बोर्ड है रटन पद्धति पर बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड लर्निंग होती है यहाँ पे। व्हेन यू टॉक अबाउट सीबीएसई, इट इज़ कम्प्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड, तो टेक्स्ट बुक्स भी उसी तरह से डिज़ाइन की गई हैं। तो ये जो शिफ्ट है मेमोरी बेस्ड टू एप्लीकेशन बेस्ड, ये शिफ्ट के लिए टीचर्स की बहुत कायदे से ट्रेनिंग होनी चाहिए, और वो ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए
कि जो एक्टिविटीज़ दी हुई है वो एक्टिविटीज़ करवा के उसमें से कॉन्सेप्ट्स एक्सट्रैक्ट कर पाए और बच्चों को सिखा पाए। पहले क्या होता था गुजरात बोर्ड में कि आपको 5-5 बार लिख लेना है, आपको ये फॉर्मूला रट लेना है। सम्स भी इनफैक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आते थे ना, सेम टेक्स्ट बुक के सम रिपीट होते थे विदाउट चेंजिंग द लोग डिजिट्स। सम्स भी मेरे ख्याल से रट मैंने जहाँ लेते तक थे। देखा है कि वो लोग 5-5 बार लिख के वो भी रट लेते थे। इवन यू वोंट बिलीव, लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है उसमें लोग ग्रामर भी रटते थे, कंपोजिशन भी उनको पता होता था कि अगर उस स्वाध्याय पोथी में ये 5 दिए है ना तो ये 5 में से ही एक आएगा। तो ये अब नहीं चलेगा। इस स्टीरियोटाइप में से बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सो माई क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इज, आर वी रेडी फॉर दिस ट्रेनिंग? डू वी हैव एक्सपर्ट्स? डू वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट्स? अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा है। लाइक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी सर्क्यूलर, और अगर वो सर्क्यूलर्स आते भी हैं या ट्रेनिंग होती भी है तो वो ऑन पेपर है, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। तो अ बिगेस्ट क्वेश्चन इज ट्रेनिंग द टीचर्स टू हैंडल दिस काइंड ऑफ करिकुलम, क्योंकि अगर वो हमने नहीं किया तो टेक्स्ट बुक्स चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। जी जी जी, आपने जिस तरीके से बोला कि टेक्स्ट बुक पे चेंज आ रहा है, करिकुलम में चेंज आ रहा है, और कौन सी चीजें हैं जो हम लोग अडाप्ट कर रहे हैं सीबीएसई से? एक चीज़ ये है कि जो मैंने बोला टेक्स्ट बुक्स चेंज हुई, अब टेक्स्ट बुक्स चेंज हुई, समझो मैं वो टेक्स्ट बुक को जस्टिफाई करके नहीं पढ़ा पा रही हूँ, तो फिर वापस से वही चीज़ होगी। जैसे मैंने सिलेक्टेड सिलेबस पढ़ाया, उसी में से क्वेश्चन पेपर निकाला, तो फिर चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तो इस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए, रूल आउट करने के लिए बोर्ड ने एक बहुत अच्छी बात की है कि क्वेश्चन पेपर्स अब सारे एक्सटर्नल आएंगे। मतलब एटलीस्ट वी हैव अ सर्कुलर सेइंग दिस। अब ये आगे जाके कितना इम्प्लीमेंट होता है ये तो ईयर 2020 ही बताएगा, बट एटलीस्ट दे हैव टेकन अ डिसीजन कि अब सारे क्वेश्चन पेपर्स, वो फर्स्ट टर्म एग्जाम है, सेकेंड टर्म है, एनुअल एग्जाम है, थर्ड से लेके सारे 12th तक के क्वेश्चन पेपर एक एक्सटर्नल एजेंसी से आएंगे। मतलब एज अ टीचर मुझे तो सभी कुछ पढ़ाना पड़ेगा, हर चीज़ को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, तो ये एक अच्छी बात है। बट अगेन बात वहीं पे आके टिक जाती है कि अगर मैं एक टोटली न्यू टेक्स्ट बुक पढ़ा रही हूँ जो एक्टिविटी बेस्ड है, जिसका इवैल्यूएशन भी एक्सटर्नल एजेंसी करने वाली है, तो उसके लिए मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी दैट हाउ डू आई इम्प्लीमेंट दिस करिकुलम, हाउ डू आई टीच दिस कंटेंट। बिना उस ट्रेनिंग के ये सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनने वाला है। वी नीड ट्रेन्ड टीचर्स। इसी के साथ जिस तरीके से आपने ट्रेनिंग की बात की, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिसोर्सेस हमारे पास कितने हैं ये समझना ज़रूरी है। आप बड़ी स्कूल्स की बात करें तो शायद वो लोग ये सब मैनेज भी कर पाएंगे, लेकिन जो गांव में जो स्कूल्स है या फिर जो ऐसी स्कूल्स है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें इतनी फैसिलिटी नहीं है, वो लोग किस तरीके से इन सब चीज़ों को कोप अप कर पाएंगे? इसके बारे में क्या नई चीज़ आने वाली है, या गवर्नमेंट ने किस तरीके का नोटिफिकेशन और ये सब दिया हुआ है? आपने ये बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है कि जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं ना, इट इज़ नॉट ओनली द अर्बन एरियाज़, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में तो चीज़ें वैसे भी थोड़ी इजी होती हैं। रूरल एरिया का एक बहुत बड़ा मास है जो ये शिफ्ट झेलने जा रहा है, दैट इज़ फ्रॉम जीएसईबी टू सीबीएसई। उनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ट्रेन टीचर्स हैं, और ना ही प्रॉपर गाइडेंस है। तो वहाँ पे ये जो शिफ्ट है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी स्मूथ। अब इतना तो हम कर सकते हैं कि सबसे पहले उनको रिसोर्स मटेरियल अच्छे से प्रोवाइड करो। तो आई थिंक उतना हो चुका है। जैसे जो गुजरात बोर्ड में गुजराती मीडियम स्कूल्स भी हैं। अब जब आप सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश और हिंदी। गुजराती में ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो अब ये मटेरियल पूरा गुजराती में ट्रांसलेट करना, टेक्स्ट बुक्स टाइम पे अवेलेबल हो ये देखना, ये गवर्नमेंट का काम है। एंड आई थिंक इट हैज़ बीन डन विथ गुड सक्सेस रेशियो। लेकिन उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं वो मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। जैसे मैंने बोला, ना मुझे कोई ट्रेनिंग का स्केड्यूल दिखाई दे रहा है, ना मुझे कुछ रिसोर्स मटेरियल दिखाई दे रहा है गुजराती में। इंग्लिश में इट इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट ऑल्सो, बट अगेन वो इंटरनेट रूरल एरियाज़ में कितना यूज़ हो पाएगा आई हैव नो आइडिया, क्योंकि सारे स्कूल्स में इंटरनेट की फैसिलिटी अभी भी रूरल एरियाज़ में नहीं है। जी, इसी के साथ जिस तरीके से ये ड्रॉबैक्स की जब हम बात करें कि कोई भी सिस्टम आती है, ऑब्वियस बात है कि उसके बेनिफिट्स के साथ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं।
जिस तरीके से आपने बोला कि बहुत सारी ड्रॉबैक्स और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्या आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत हड़बड़ी में ये डिसीजन हुआ है, या फिर 1 साल तक का एक टाइम होना चाहिए था जहाँ पे अच्छे से टीचर्स की ट्रेनिंग भी हो जाए, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है स्कूल्स को वो भी हो जाए, और उसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं आए तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें कोप अप कर पाएंगे? आपने ये बहुत सही समझा है कि अगर एक बफर पीरियड मिलता है, जैसे एजुकेशन बोर्ड ने ये डिसीजन लिया, उसके बाद टेक 1 ईयर कि हम लोग रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल करवाएंगे, आप अपना प्लानिंग अच्छे से कर लो कि भाई अब आपको अप्रैल में नहीं मार्च में एंड अप करना है, टीचर्स की ट्रेनिंग कर लो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज चाहिए कि आपको इंटरनेट असिस्टेड लैब चाहिए तो वो सारी चीज़ कर दो, और फिर अगर हम ये इम्प्लीमेंट करते तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता। बट एनीवेज देखिए, कोई भी चेंज आसानी से नहीं आता है, देयर हैज़ टू बी अ रेजिस्टेंस व्हेन चेंज कम। लेकिन अब अगर ये आ ही गया है तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि रिसोर्सेज का बैकअप बहुत अच्छे से मेंटेन करें, और मैं टीचर्स को भी यही बोलना चाहती हूँ कि टेक इट एज अ चैलेंज, गिव मोर एफर्ट, गिव मोर टाइम, बट लेट अस मेक इट अ सक्सेस, बिकॉज द बॉटम लाइन इज CBSE करिकुलम इज बेटर देन स्टेट करिकुलम। जिस तरीके से आपने बोला दैट CBSE करिकुलम इज बेटर देन स्टेट, ऑब्वियस बात है, अगर टीचर्स का ये इम्प्लीमेंटेशन है, उन्होंने रिसर्च किया और उसके बाद ये सारा स्टेटमेंट बाहर आ रहा है, लेकिन एक लेमैन जैसे मैं हूँ, मेरी समझ के बाहर ये चीज़ इसीलिए है कि जो चलते आ रहा था, इतने सारे लोग पास आउट भी हुए, इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर, यही पूरा जो करिकुलम है, यही सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़ के बाहर आए हुए हैं, तो फिर चेंज की ज़रूरत क्या थी? या जैसे पहले भी लोग पढ़ते ही थे, वो सक्सेसफुल भी होते थे, लेकिन जब हम क्या बात कर रहे हैं अभी, आप सिर्फ स्टेट लेवल को देखकर बात कर रहे हो, अगर आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म देखो, क्योंकि अब तो विद दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन अभी कुछ भी लोकलाइज नहीं रहा है, पीपल टॉक अबाउट नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल लेवल। तो हम एक नेशनल लेवल पे बात करते हैं कि आप CBSE बोर्ड के बच्चे ले लो और गुजरात बोर्ड के बच्चे ले लो एंड मेक अ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन आप किससे करोगे? ऑल इंडिया लेवल की जो एग्जाम्स होती हैं, आप उससे कंपैरिजन बाहर आ जाती है, क्या पढ़ा हुआ है और क्या सही है, कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है, एप्लीकेशन लेवल कितना है। तो आप कोई भी एग्जाम ले लो, एससेट ले लो, ओलंपियाड ले लो, नेट ले लो, JEE ले लो, CBSE का बच्चा ये सारी एग्जाम्स को आंसर करने के लिए स्टेट बोर्ड के बच्चे से ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड है। सो दिस सिलेबस इज इन अलाइनमेंट ऑफ ऑल दिस एग्जाम्स, इसलिए ये बेटर है GSEB से। एक और बात है वाई दिस इज बेटर इज कि यहाँ पे जो शिफ्ट होता है कंटेंट का, वो थोड़ा सा ग्रेजुअल है। लाइक अगर आप गुजरात बोर्ड का, किसी भी स्टेट बोर्ड का मटेरियल देखोगे, 8th तक का कंटेंट और उसके बाद जो 9th 10th का कंटेंट है, उसमें एक बहुत वाइड गैप है। वो गैप फिल करते करते ना बच्चा सेकेंड टर्म, एनुअल टर्म तक भी आ जाता है और वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, और उसके बाद फिर अचानक से 10th के बाद JEE आ गया, नेट आ गया, तो बहुत डिफिकल्ट रहता है स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, और वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। स्टैटिस्टिक्स शो दैट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। तो ये ड्रॉबैक शायद अब हम ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही CBSE NCERT टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं, CBSE करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर टीचर्स ने इनको अच्छे से डिस्पोज ऑफ किया, तो ये जो दिक्कत आ रही है नेशनल लेवल्स में ना परफॉर्म कर पाने की, ये दिक्कत हम ओवरकम कर पाएंगे। जी जी, इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस बच्चों के लिए वो ये है, 9th और 10th के बच्चे जो है, जिन्होंने पहले से, मतलब 3rd स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी से ये सारी चीज़ें कोप अप कर पाएंगे कि चलो ठीक है, ये एग्ज़ाम हो गया, आपने बोला कि मेमोरी बेस्ड नहीं, अभी प्रैक्टिकल बेस्ड जो सारी चीज़ें होगी, बुक चेंज। लेकिन जो बच्चे ने पूरा पढ़ लिया है, 8th तक उसने स्टेट बोर्ड की चीज़ें पढ़ी है और उसके बाद तुरंत ही 9th स्टैंडर्ड में उसे ये वाली बुक पढ़नी होगी, क्या डिफरेंस आएगा और क्या वो समझ पाएगा, किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्कआउट होगी एक स्टूडेंट के लिए? 9th 10th की बात करें तो 2019 में मैथ्स और साइंस के लिए ऑलरेडी हमने 2019-20 में NCERT की टेक्स्ट बुक्स पढ़ा दी। थोड़ा डिफिकल्ट रहा, बट देन अगेन सी इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर। अगर टीचर कंटेंट वाइज स्ट्रॉन्ग है, उसकी टीचिंग स्किल्स अच्छी है, तो बच्चों को पुल अप कर पाएंगे, और ये ऑलरेडी हो गया 2019-20 में। पर अब हमको किनको देखना है? जो बच्चे 8th में हैं या जो बच्चे 7th में हैं, जो 7th से 8th में जाएंगे या 8th से 9th में जाएंगे, उनके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि लोअर क्लासेस में कंटेंट कम होता है, रूल्स इतने स्ट्रिंजेंट नहीं होते हैं,
बट जब बच्चा 7 से 8, 9, 10th में जा रहा है, तुरंत उसे बोर्ड एग्जाम फेस करना है। तो ये जो शिफ्ट है ना, उसको स्मूथ बनाने के लिए टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बच्चों को भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ज्यादा टाइम इन द सेंस एक्टिव लर्निंग वाला टाइम, रटने वाला टाइम नहीं, जो मुझे लगता है स्टेट बोर्ड के टीचर्स और बच्चों दोनों के लिए एक चैलेंज है। इसी के साथ हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही करना चाहूंगी, सारे सिस्टम के बारे में ओवरऑल आपका क्या मानना है, इसके साथ इसके ड्रॉबैक्स भी क्या क्या है और किन चीज़ों का स्टूडेंट को ध्यान रखना है और टीचर्स को ध्यान रखना है? ओवरऑल सिस्टम वैसे तो एडवांटेजियस ही है, पर मुझे यही कहना है कि हम प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, पेपर पे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करते हैं, पर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिसोर्सेज लगते हैं, ट्रेनिंग लगती है, टाइम जाता है। नाउ आई डोंट वांट टू से कि ये डिसीजन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कोई भी चेंज उसका रिजल्ट क्या आएगा वो जानने का एक ही तरीका है, यू हैव टू गो थ्रू दैट चेंज। हम प्लानिंग प्लॉटिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसको एक्सपेरिमेंट ना कर लें। तो वी आर एट द एक्सपेरिमेंटल फेजेस, वी हैव टू टेक इट एज अ चैलेंज एंड गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड प्रॉपर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग सो दैट दिस टर्न्स आउट टू बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। साथ ही बच्चों को मुझे ये बोलना है कि एटलीस्ट जो अर्बन बच्चे हैं, बहुत सारा मटीरियल गूगल पे अवेलेबल है, और जब सीबीएसई की बात आती है तो बहुत सारा मटेरियल, गुड क्वालिटी मटेरियल ऑफलाइन भी अवेलेबल है। मतलब जो पब्लिकेशंस हैं, ऑल इन वन है, फुल मार्क्स है, बहुत सारी हैं। स्टेट बोर्ड के मटेरियल से बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट, स्टडी मटेरियल सीबीएसई के लिए अवेलेबल है। ऑनलाइन बहुत सारे फ्री यूट्यूब चैनल्स हैं, फील फ्री टू एक्सप्लोर देम, एंड दिस इज़ फॉर टीचर्स ऑल्सो। हम वेट ना करें कि गवर्नमेंट जब एक ट्रेनिंग शेड्यूल देगा तब हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे। लर्निंग एज आई सेड इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप कंटिन्यूसली कंटेंट देखिए यूट्यूब पे, अपने आप को ग्रूम कीजिए और खुद सोचिए कि किस क्रिएटिविटी के साथ आप ये शिफ्ट को हैंडल करेंगे। दैट इज़ फ्रॉम मेमोरी बेस्ड लर्निंग टू कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग, बट दिस हैज़ टू हैपन। मतलब इट हैज़ टू हैपन फ्रॉम द मतलब चाइल्ड की तरफ से भी आए, टीचर्स की तरफ से भी आए और पेरेंट्स की तरफ से भी आए, तो ही हम इसको सक्सेसफुल बना पाएंगे। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट टू डू एवरीथिंग। इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। જી સી કે સાથ થેન્ક યુ સો મચ મેમ ફોર જોઈનિંગ અસ, અને દર્શક મિત્રો તમે જોતા રહેજો ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે. આ કાર્યક્રમ અહીં સમાપ્ત થાય છે. નમસ્કાર.